साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके परीक्षा के लिए बड़ा उपयोगी है। जिनके भी 9 तारीख को वन विभाग की परीक्षा है या आगामी परीक्षाएं में होंगी, आप जानते हैं कि लिंग एक ऐसा टॉपिक है, साथ में वचन भी, जहां से प्रश्न एग्जाम में आपका डेफिनेटली आता है। और विगत कुछ एग्जामों से आप देख रहे हैं कि लिंग और वचन का जो प्रश्न है काफी कठिन प्रकार का रहा है, बहुत पेचीदा प्रश्न आ रहा है। कभी वर्तनी में आ जाता है तो कभी सीधा लिंग और वचन छांटने में आ जाता है, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें आपका लिंग वचन का निर्धारण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो उस टॉपिक की एक थोड़ी संक्षिप्त चर्चा मैं आज आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, और विशद रूप से उसको फिर कभी समझेंगे लाइव क्लास में, एक रिकॉर्डेड क्लास के रूप में। फिलहाल उन विद्यार्थियों के लिए जिनका 9 को एग्जाम, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज आप इसको जरूर देखें भी और समझे भी। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। देखिए, जब आप लिंग की बात करते हैं ना, कि लिंग से आप क्या समझते हैं, हमारा पहला विषय लिंग है, हम लिंग की चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि भाई लिंग का मतलब है हिंदी भाषा में जिन शब्दों के माध्यम से किसी संज्ञा का स्त्री या पुरुष जाति में होने का बोध होता है कि वो संज्ञा स्त्री जाति की है कि पुरुष जाति की है, उन शब्दों को आप लिंग कह देते हैं। या तो मैं कह सकता हूं कि संज्ञा परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया जिनकी सहायता से किसी संज्ञा का स्त्री जाति या पुरुष जाति में होने का बोध होता है, उन्हें लिंग कहा जाता है, वो जेंडर कहलाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे भली भांति हिंदी भाषा में जो लिंग है वो 2 प्रकार के हैं, है ना। हम सब लोगों को पता है कि भाई हम किसी को बोलते हैं पुल्लिंग हिंदी भाषा में, या आप किसी को कहते हैं स्त्रीलिंग, ये भी आप लोग जानते हैं। आप समझते हैं पुल्लिंग का मतलब ऐसी संज्ञा है जो पुरुष जाति को इंडिकेट करती है, या पुरुष जाति को दर्शाने वाली संज्ञा पुल्लिंग कहलाती है, और अपन स्त्री जाति को जो दर्शाती है वो संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। हिंदी भाषा की एक बड़ी अच्छी परंपरा रही है, आप लोग जानते होंगे। ऐसा माना जाता है हिंदी भाषा में कि भाई जितनी संज्ञाएं आकारांत है, आकारांत का मतलब जिनके अंत में आ की मात्रा लिखी होती है। उदाहरण के लिए मैं बकरा लिखता हूं तो बकरा के अंत में आ लिखा है ना कि नहीं। मान लो मैं लड़का लिखता हूं, अरे भाई लड़का के अंत में क्या लिखा, आ। व्याकरण ऐसा मानता है कि जो संज्ञाएं आकारांत होती है उन्हें पुल्लिंग माना जा सकता है। देखिए, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जितनी आकारांत संज्ञाएं सब पुल्लिंग होंगी। कुछ ऐसी आकारांत संज्ञाएं भी है जो स्त्रीलिंग है, जैसे छात्रा है, समझे, जैसे शिष्य है, जैसे प्रिय है। आकारांत होने के बावजूद भी स्त्रीलिंग हो सकती है, लेकिन ये व्याकरण का एक सामान्य सी समझ ये है कि भाई आप आकारांत संज्ञाओं को पुल्लिंग मानते हैं। अगर उसने सीधा सवाल कह दिया कि हिंदी भाषा में जो आकारांत संज्ञाएं हैं उन्हें माना जाता, हमने कहा पुल्लिंग, खत्म का। अच्छा, स्त्रीलिंग की जब आप बात करते हैं, इसके लिए एक बड़ी सामान्य समझ व्याकरण की यह विकसित हुई है कि भाई जो संज्ञाएं हमारे पास में ईकारांत होती है, ईकारांत का मतलब जिनके अंत में ई की मात्रा आती है। जैसे माना आप एक शब्द लिखते हैं लड़की, हमने लिखा तो इसमें ई की मात्रा है कि नहीं। माना मैं एक शब्द लिखा है बकरी, इसमें ई की मात्रा है कि नहीं। आप लिखते हैं घोड़ी, आप लिखते हैं गधी, है ना, आप लिखते हैं छतरी, ई की मात्रा अंत में, मतलब शब्द शब्दांत में ई की मात्रा का मतलब शब्द इकारांत है। और अगर वो इकारांत है तो हिंदी व्याकरण के अनुसार उसको स्त्रीलिंग माना जाएगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरी बात का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि सभी इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होंगी। बहुधा इकारांत संज्ञाएं आपको पुल्लिंग में मिल जाएंगी। जैसे हाथी पुल्लिंग होता है कि नहीं, जैसे एकाकी एक शब्द है पुल्लिंग होता है, स्वाभिमानी पुल्लिंग होता है, स्वामी पुल्लिंग होता है, यशस्वी पुल्लिंग होता है, तपस्वी पुल्लिंग होता है। क्या ये सारे शब्द इकारांत नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब है कि इस बात के अपवाद है, या इनके लिए कुछ अलग प्रकार का नियम बनेगा, आगे हम पढ़ेंगे उसको भी। लेकिन एक जनरल की समझ आपको क्या विकसित करनी है, आकारांत पुल्लिंग है और इकारांत स्त्रीलिंग है। बेसिक बात समझाई। अच्छा, माना क्या जाता है, हिंदी भाषा की एक मान्यता ये रही है, वो ये मानता है कि भाई पुल्लिंग की जब हम बात करते हैं, इसकी मान्यता ये रही है कि सरसों, मैं लिख दे रहा हूं सरसों, या भाई आपका अरहर, अरहर और साथ में मक्का। व्याकरण कहता है कि सरसों, मक्का, अरहर को छोड़ करके बाकी सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इस बात को नोट कर लेना। सरसों, मक्का, अरहर, ये 3 ऐसे अनाज हैं जो स्त्रीलिंग माने जाते हैं, बाकी सारे अनाज पुल्लिंग है। इसके अलावा
दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद क्या रखना है, पॉइंट दूसरा अगर मैं कहूं भाई, वो ये मानता है आमतौर पर कि भाई चांदी को छोड़ करके, उसने कहा चांदी को छोड़ करके बाकी जितनी धातु है सब धातु में पुल्लिंग है। चांदी को छोड़कर सारी धातु में पुल्लिंग है, यानी चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सोना है, तांबा है, टेन है, सब पुल्लिंग होगा। या भाई तीसरा पॉइंट अगर मैं लिखता हूं, इसमें पृथ्वी को छोड़ करके बाकी सारे ग्रहों के नाम पुल्लिंग हो जाएंगे, याद रखना है। या माना मैं चौथा बिंदु इसमें लिखता हूं, आपके पास में जनवरी एक महीना है, या भाई फरवरी एक महीना है, या मई एक महीना है, या जुलाई एक महीना है। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई को छोड़ करके बाकी सारे महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई ये महीने स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी महीने पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पर्वतों के नाम, देखिए किसी भी पर्वत का नाम आ जाएगा वो स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग होगा। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग माने गए हैं, जैसे पुलिस के एग्जाम में आया था ना, अरावली पुल्लिंग था। या भाई किसी देश का नाम हमेशा पुल्लिंग है, किसी दिन का नाम हमेशा पुल्लिंग है, किसी समुद्र का नाम हमेशा पुल्लिंग है। आई बात समझ में? इन सबों का पुल्लिंग मान सकते हैं, इसे पुल्लिंग है नहीं। अच्छा, इसके अगर आप स्त्रीलिंग में आओगे ना, आप जानते हैं सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जितनी भी नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है इत्यादि, सब स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग है, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग है, किसी भाषा की लिपि होती है ना, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, स्त्रीलिंग है। या तिथियों के नाम, जो तारीख होती है, स्त्रीलिंग। दिशाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। आपको याद रखना है ऐसे कुछ चीजों को, स्त्रीलिंग कौन और पुल्लिंग कौन है। इसके साथ साथ में क्या होता है, अगर आप नई चीज को सीखो जरा थोड़ा सा, आप जानते हैं कि भाई ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द आपके पास है, इनके बीच में आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार आप एक शब्द पढ़ते होंगे नित्यलिंग, आजकल बड़ा चर्चाओं में है, आप इसको पढ़ते हैं नित्यलिंग को। नित्यलिंग का मतलब है ऐसे शब्द जो हमेशा एक जाति को दर्शाने का काम करते हैं, या तो केवल पुरुष को दर्शाते हैं, स्त्री को दर्शाते हैं। इसका यह अर्थ होगा कि जो नित्यलिंग है ये दो प्रकार का होता होगा कि नहीं भाई। इसमें किसी एक को तो आप कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग, है ना, और किसी को आप कहते हैं नित्य पुल्लिंग। किसी को क्या बोलते हैं? नित्य पुल्लिंग। बच्चा, नित्य स्त्रीलिंग का मतलब ऐसे शब्द जिन्हें स्त्री जाति से पुरुष जाति में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। मेरी बात को ध्यान समझना, स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसका पुल्लिंग भी बनाया जा सकता है। नित्य स्त्रीलिंग वो होगा जो स्त्री जाति से पुरुष जाति में परिवर्तित नहीं हो सकता है। जैसे भाई एक शब्द मछली, मछली का पुल्लिंग आप मछला थोड़े इतना बोलेंगे या मछलो बोलेंगे? नहीं ना। देखिए नर मछली मादा मछली है, मानते हैं इस बात को, लेकिन उसका उच्चारण आप स्त्री जाति में ही करते हैं। एक शब्द गिलहरी, आप गिलहरी का पुल्लिंग क्या गिलहरा बोलेंगे? नहीं ना, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। एक शब्द कोयल, इसका पुल्लिंग कोयला नहीं होता है, कोयल कोयल है। एक शब्द बुलबुल, इसका पुल्लिंग बुलबुला नहीं होता है, बुलबुल बुलबुल है। संतान संतान है, सवारी सवारी है। इसका मतलब ऐसे शब्द जिन्हें आप स्त्री जाति होते हुए भी पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों को बच्चों आप क्या बोलते हैं? नित्य स्त्रीलिंग, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं सॉरी क्षमा करना, अगर आप बात करते हैं नित्य पुल्लिंग की, नित्य पुल्लिंग का मतलब उन शब्दों से होना चाहिए जो पुरुष जाति के हैं, यानी जिन्हें आप पुरुष जाति से स्त्री जाति में तब्दील नहीं कर पाएंगे, उन्हें कहेंगे नित्य पुल्लिंग का, है ना। जैसे माने एक शब्द गेंडा है, अरे गेंडा का स्त्रीलिंग गेंडी थोड़ी ना करेंगे आप। यह माना मैंने कहा बिच्छू है, खटमल है, पिस्सू है, तोता है, खरगोश है, इनका स्त्रीलिंग नहीं बन रहा है ना, उल्लू है, इसका मतलब उसे कहेंगे नित्य पुल्लिंग आप, है ना। अच्छा, इसी बीच एक और उभयलिंग भी तो आता है। आप जानते हैं उभयलिंग का मतलब होता है उन शब्दों से जो एक साथ दोनों जातियों को दर्शाते हैं, स्त्री और पुरुष को। जैसे बहुत सारे संवैधानिक पद होते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। एक मंत्री शब्द है, मंत्री शब्द का कोई लिंग है नहीं, उभयलिंग है, दोनों हो सकता है, महिला भी मंत्री है, पुरुष भी मंत्री है, उसको उभयलिंग कह सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ एक और नई चीज जो आपको यहां से सीखनी है लिंग और वचन से, कभी कभार परीक्षा में क्या होता है ना, एक हम कह सकते हैं युग्म शब्दों का लिंग बोलते हैं उसको आप, है ना, युग्म शब्दों का लिंग।
युग्म शब्दों का लिंग मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा शब्द हो जो युग्म के रूप में दिया हो, युग्म मतलब एक स्त्री जाति का शब्द एक पुरुष जाति का शब्द है और दोनों को एक जोड़े के रूप में एक साथ लिखा हो, अगर ऐसे शब्द का लिंग परीक्षा में पूछा जाएगा तो याद रखना उस युग्म में जो बाद वाला शब्द लिखा होता है संपूर्ण शब्द का लिंग उसी शब्द के अनुसार निर्धारित होता है बच्चों। कैसे? अगर माना आपके पास एक शब्द लिखा है, मैंने कहा कि धोती कुर्ता शब्द में कौन सा लिंग है, ऐसे लिखा है ना भाई। धोती क्या है? स्त्रीलिंग, कुर्ता पुल्लिंग है। लेकिन अगर दोनों एक साथ लिखे हैं तो पूरे शब्द को पुल्लिंग बोलना पड़ेगा, कारण अंत में क्या लिखा है? कुर्ता लिखा है ना। कुर्ता पुल्लिंग है कि नहीं भाई? मैंने धोती कुर्ता पहना, पुल्लिंग है ना। माना मैं लिखता धोबी धोबिन, अगर मैं ऐसा लिखता, मैं कहता कि धोबी धोबिन में कौन सा लिंग है, ऐसा लिखता कि धोबी धोबिन में कौन सा लिंग है, ये युग्म है कि नहीं? अरे भैया बाद में क्या लिखा है? स्त्रीलिंग, तो पूरे शब्द को स्त्रीलिंग कह दो ना, दिक्कत क्या आ रही है? सिंपल फंडा है। जहां पर भी युग्म शब्द की बात आती है वहां पर जब आपसे लिंग पूछा जाएगा परीक्षा में तो आप कहना भाई साहब बाद वाला शब्द जैसा होगा हम पूरा लिंग वैसा बताएंगे और उसकी क्रिया भी उसके अनुसार चलती है ना। अच्छा, अब एक सवाल यहां से और आ जाता है कभी कभार, क्या होता है कभी कभार वो पूछ लेता है कि अगर माना कोई इकारांत शब्द है ना, वो कह देता है कि अगर आपके पास कोई इकारांत पुल्लिंग शब्द है, अगर कोई इकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उस इकारांत पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कह रहा है इकारांत पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे भाई? कैसे बनाएंगे? सिंपल सा फंडा है। वो कहता है कि अगर कोई शब्द इकारांत है और पुल्लिंग है तो हम इस पुल्लिंग के अंत में ईनी प्रत्यय जोड़ते हैं और ईनी प्रत्यय जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। सिंपल सा फंडा इसका ये हुआ है भाई। कैसे? जैसे मानो मैंने लिखा हाथी, मानो मैंने लिखा एकाकी, मान लो मैंने लिखा स्वामी, ऐसे लिखा है, या भाई मैंने लिखा यशस्वी, मैंने ऐसे कुछ शब्द लिखे हैं। ये सारे शब्द क्या है? इकारांत है कि नहीं? अरे भैया मैं सबको अगर स्त्रीलिंग बनाना चाहूंगा मैं यहां भी ईनी जोड़ दूंगा, यहां पर भी ईनी जोड़ दूंगा, यहां पर भी ईनी प्रत्यय जोड़ दूंगा, यहां पर भी ईनी प्रत्यय जोड़ दूंगा। अब सिर्फ अंतर क्या है? अगर किसी शब्द का पहला वर्ण दीर्घ होगा, जैसे यहां दीर्घ लिखा ना या आ लिखा है, सिर्फ आप बच्चों उस दीर्घ को क्या करना, हस्व, मतलब यहां आ की जगह मैं सिर्फ अ लिखूंगा, ऐसे ह, ये ह लिखा, ये थ लिखा, ये बड़ी ई कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह छोटी जुड़ जाएगा और शब्द क्या बनेगा? हथीनी। इसका मतलब हाथी का स्त्रीलिंग हथीनी हो जाएगा। या भाई एका के लिखा तो यहां क्या हो जाएगा? सीधा ए का ऐसा लिखो, दोबारा क लिखो, यहां से ये ई लिखो, एकाकिनी होगा कि नहीं? या भाई स्वामी लिखा है तो आप क्या लिखेंगे इसका स्त्रीलिंग? स्वामिनी, ईनी जोड़ेंगे कि नहीं? या यशस्वी का क्या हो जाएगा? यशस्विनी होगा कि नहीं भाई? ये सिंपल तरीका है। एक सवाल आपका यहां से बन सकता है, वो कह देता है कि अगर जो आपके इकारांत शब्द है, अगर आपको उन इकारांत शब्दों का कभी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ईनी प्रत्यय की सहायता से। लिंग से इतने बेसिक प्रश्न जो आपके बन सकते हैं वो तैयार रखें, है ना। अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा आपके लिए वचन। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।